बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में 5वें पाठ की व्याकरण में समास पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों समास क्या होता है इसके बारे में बता रही हूँ। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और समास का अर्थ है छोटा करना। समासिक शब्द प्रयोग करने से भाषा में संक्षिप्तता आती है, भाषा अधिक प्रभावशाली लगती है। तो जैसे अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि नगरस्य समीपम नदी बहती, नगर के समीप नदी बहती है। तो नगरस्य समीपम, अब यहाँ पे जो हमने विभक्ति है इसको हटाकर हम लिख देंगे उपनगरम, नदी बहती। तो हम नगरस्य समीपम ना लिखकर हम लिखेंगे उपनगरम। तो इसका संक्षेपीकरण हो गया उपनगरम। बालकः फलानाम रसम पिबति, तो फलानाम रसम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, फल रसम। तो बालकः फल रसम पिबति, तो इसका संक्षेपीकरण हो गया। रामा च लक्ष्मणा च विद्यालय पढ़तः, तो राम और लक्ष्मण विद्यालय में पढ़ते हैं। तो इतना बड़ा वाक्य लिखने की बजाय हम ये लिखने हैं राम लक्ष्मणौ विद्यालय पठतः। तो राम और लक्ष्मण विद्यालय पढ़ते हैं, इसका भी अर्थ वही है। सुमेधा कलायाम निपुणा अस्ति, सुमेधा कला में निपुण है। तो सुमेधा कलायाम निपुणा, अब इसमें भक्ति का लोप करके हम लिख देंगे कला निपुणा अस्ति। 10 आननानि यस्य स, अब किसके 10 आनन होते हैं, रावण के। तो लंकाया राजा आसीत, तो इतना बड़ा जो है वाक्य लिखने की बजाय हम ये लिख देंगे दशाननः लंकाया राजा आसीत, दशानन लंका का राजा था। तो ऊपर लिखित वाक्येषु नगरस्य समीपम फलानाम रसम रामा च लक्ष्मणः च कलायाम निपुणा 10 आननानि यस्य स एतानि पदानि पृथक पृथक लिखितानि सन्ति। ये जो वाक्य हैं ये सारे अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इन वाक्यों को हम विग्रह कहते हैं। यथा, जैसे एतानि पदानि मिलित्वा एक पदम भवन्ति, जब ये मिलकर एक वाक्य हो जाते हैं तो इनको समस्त पद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि उपनगरम, फल रसम और राम लक्ष्मणौ कला निपुणा दशाननः, तो ये क्या है, समस्त पद हैं। तो इन्हें समस्त पद कहते हैं। ऐसा समास अस्ति, ये समास है। मैंने भी पहले व्याख्या में भी बताया कि संक्षेपीकरण करना, संक्षिप्त में लिखना समास है। समासस्य भेदम, समास के भेद। मुख्य रूपेण समासस्य चत्वारः भेदा सन्ति, मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययभाव समास, द्वंद्व, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हम केवल द्वंद्व और तत्पुरुष समास के विषय में ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो अत्र उत्तर पदम प्रधानम भवति, यहाँ पर क्या है, उत्तर पद प्रधान है। तो विग्रहे पूर्व पदे प्राय द्वितीयातः सप्तमी पर्यंतम विभक्ति नाम प्रयोग भवति। विग्रह करते हुए पूर्व पद में प्रायः द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने इसमें क्या जाना कि समास का उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद गौण होता है। अब उत्तर पद और पूर्व पद क्या है, ये जनानाम समूह, ये पूर्व पद है और समूह उत्तर पद है। तो समास बनाते समय विभक्तियाँ अर्थात कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा जनानाम समूह, लोगों का समूह, तो यहाँ जना नाम की जगह पे हम क्या कर दिया, जन समूह। तो हमने यहाँ पे जो विभक्ति थी उसका लोप कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। तो विभक्ति जो है वो उसको हम लोप कैसे करते हैं। अब इसको जब हम समस्त पद बनाते हैं, कब करते हैं, जब इसका समस्त पद बनाते हैं। जैसे शरणम आगतः,
तो यहाँ पे हम शरणम में द्वितीय भक्ति लगी हुई है, तो हम इसको हटाकर क्या लिख देंगे, शरणागतः। गृहं गतः गृहगतः, जनकम आश्रितः जनकः श्रेतः, वाचा कलह, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाक् कलह। विद्याहीन विद्याहीन, बलाय इदं बलार्थम, स्वर्णस्य आभूषणम स्वर्ण आभूषणम, तो यहाँ पे हमने स्वर्ण से षष्ठी भक्ति लगी हुई है, तो हमने इसका लोप करके क्या कर दिया, स्वर्ण आभूषणम। देवस्य मंदिरम, अब यहाँ पे भी हमने षष्ठी भक्ति का लोप कर दिया, देवस्य देवता का मंदिर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देव मंदिरम। बला नाम श्रेष्ठ है, बाल श्रेष्ठ है। कार्येषु निपुण्य, कार्य निपुण्य, अब कार्येषु निपुण्य सप्तमी भक्ति है, तो हमने इसमें क्या किया कि विभक्ति का लोप करके कार्य निपुण्य लिख दिया। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, ज्ञानाय इदं ज्ञानार्थम, भयात्रस्तः भयत्यस्तः, हमने यहाँ पे पंचमी भक्ति का लोप करके भयत्यस्तः लिख दिया। बच्चों वैसे तो पेपर में आपको जो है विग्रह करना नहीं आता, आपको सिर्फ ये शब्द दिए होंगे और आपने पहचानना होगा कि ये कौन सा समास है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब उसका आप विग्रह अपने मन में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तत्पुरुष समास है, जिसको विग्रह करते समय जब विभक्ति का प्रयोग हो या कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, तत्पुरुष समास। आपने सिर्फ समास का नाम लिखना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। जैसे बाला नाम सभा, तो बच्चों की सभा, अब की आ गया तो की से हमें पता चल गया कि ये तत्पुरुष समास है, तो हम इसका समस्त पद बाल सभा, तो आपको तो बाल सभा ही लिखा हुआ आएगा और आपने ये बताना है कि ये समास कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा जब मन में आप इसका विग्रह करके देखेंगे। तो ये बच्चों की सभा, तो ये तत्पुरुष समास है। सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त, तो वृक्षम अरूढ़, वृक्ष अरूढ़, तो इस प्रकार आप ये सब जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद है अगला समास आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और द्वंद्व समास में च इति अर्थे भवति, और च का अर्थ होता है इसमें विग्रह प्रत्येकम पदेन सह च अवयव पदस्य प्रयोगः भवति, और विग्रह करते हुए प्रत्येक पद के साथ च अवयव का प्रयोग होता है। तो और एक इसमें क्या है कि प्रत्येक शब्द के बाद चा का प्रयोग तो होता ही है, और जो अंतिम पद के लिंग के अनुसार समस्त पद लिंग होता है। आगे मैं आपको उदाहरण में ये बताऊंगी। और अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है, ये बताया गया है। और इसकी विशेष पहचान क्या है कि दोनों पद जो है विपरीत शब्द भी होंगे और दोनों पदों में एक दूसरे का कोई ना कोई संबंध भी हो सकता है। जैसे सीता च राम च, तो अब सीता और राम इनका आपस में संबंध है, तो सीता च राम च, ठीक है, संबंध है, तो हम इन दोनों को लिखते हुए सीता रामऊ। अब यहाँ पे रामऊ क्यों, मैंने अभी बताया था लिंग के अनुसार, तो राम जो है पुल्लिंग है, तो दो हैं तो द्विवचन में आएगा, तो रामऊ। माता च पिता च माता पितरऊ, रामा च लक्ष्मण च, तो राम लक्ष्मणऊ, ठीक है। अब पत्रम च पुष्पम च फलम च, अब ये तीन है ना, तो ये बहुवचन में होगी, ठीक है। और फल का जो बहुवचन है, अंतिम शब्द को देखते हैं हम, तो फल का बहुवचन क्या होता है, फलानी, फलम फले फलानी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पत्र पुष्प फलानी, तो इसमें च का लोप हो गया। पशव च पक्षिण च, तो यहाँ पे पशु पक्षिण, पशु च पक्षी च पशु पक्षिणौ। अब इसमें धर्म च अर्थ च कामा च मोक्ष च, अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि ये पुल्लिंग में बहुवचन में है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब ये बहुवचन में हो गया मोक्ष। तो कृष्ण च अर्जुन च, तो कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन हो गया, ठीक है। और
ग्रीष्म च वसंत च शिशिर च। अब यहाँ पे भी ये बहुत सारे हैं, तो ग्रीष्म वसंत शिशिरः। कंद च मूल च फलम च, तो कंद मूल फलानी बहुवचन में हो गया। सुख च दुख च सुख दुखे। अब मैंने बोला था कि विपरीत में भी हो सकते हैं, सुख और दुख विपरीत में हैं। तो रामा च श्यामा च राम श्यामऊ, तो ये संबंध भी हो सकता है। राधा च कृष्ण च राधा कृष्णऊ। सीता च गीता च सीता गीते। अब यहाँ पे गीता गीते क्यों आया, क्योंकि गीता जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ सीता गीते हो गया। द्विवचन जो है गीता का, जैसे लता लते, ऐसे सीता गीता गीते। भीमा च अर्जुन च भीम अर्जुनऊ। कृष्ण च बलरामा च कृष्ण बलरामऊ। तो अब आपको द्वंद्व समास भी समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसका एक अभ्यास के द्वारा समझेंगे कि आपको पेपर में कैसे आएगा। तो आपको पेपर में जो है ऐसे जो शब्द दिए होंगे, ये पद दिए होंगे, तो आपने इन समस्त पदों को पहचानना है कि ये तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। अब देखो, हमने पहला जो है देखा राम लक्ष्मणऊ। अब राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम की प्रधानता है और लक्ष्मण की भी प्रधानता है ना, ठीक है, इनका संबंध भी है। तो राम लक्ष्मणऊ ये हमारा द्वंद्व समास है। हमने सिर्फ इसको अलग नहीं करना, सिर्फ हमने ये बताना है कि समास कौन सा है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। आगे है पुष्प वाटिका, फूलों की वाटिका। तो फूलों की वाटिका की आ गया, तो इसका मतलब इसमें कारक लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। पुष्प वाटिका। ऐसे जनक सभा, विद्याहीन, तो सिंह भयम, वृक्ष पतितः, देव पूजा, कार्य निपुणः, देशभक्तः, धर्महीना और न्याय कुशला, ये सारे कौन से समास हैं, तत्पुरुष। और इसी प्रकार कोकिल मयूरऊ, धर्मार्थौ, कृष्ण अर्जुनऊ, पार्वती परमेश्वरऊ, हंस बकऊ, लता रमे, सुख दुखे, ग्रीष्म वसंतौ, कंदमूल फलानी, तो ये कौन से समास हैं, द्वंद्व समास हैं। आपने ऊपर से शब्द देखना है कि कौन सा है, द्वंद्व समास का है या तत्पुरुष समास का है, तो उनको वहाँ लिख देना है। तो ऐसे ही पेपर में आपको आएगा। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।